हेलो एवरीवन, आज हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट का 20th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि इसका कंटेंट आपकी यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स, वीडियो लेक्चर्स और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को रिव्यू करने के बाद बनाया गया है और इसमें अपना रिसर्च वर्क भी ऐड किया गया है। ये इस लेक्चर का कंटेंट है। आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी, तो लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ फैसिलिटी लेआउट्स के दो टॉपिक्स को कवर किया था, जिनका नाम था प्रोडक्ट लेआउट एंड प्रोसेस लेआउट। आज हम इसके थर्ड टाइप को पढ़ने जा रहे हैं, विच इज़ फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। अच्छा, इस टाइप ऑफ लेआउट में आप जिस प्रोडक्ट को बनाने जा रहे होते हैं वो या तो इतनी भारी होती है या इतनी बड़ी होती है कि उसके लिए आपको वर्कर्स, इक्विपमेंट या मशीनरी को उस जगह पे मूव करना होता है जहाँ पर आप उस प्रोडक्ट को या उस प्रोडक्ट को बनाने जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसकी एग्जांपल्स हमारे पास इन पिक्चर्स की फॉर्म में ही मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। जिस तरह अगर आप कोई शिप बनाने जा रहे हैं तो वो साइज़ में और ओवरऑल वेट में इतनी भारी होती है कि आपको वर्कर्स, इक्विपमेंट और मशीनरी को उसकी जाने मूव करना होता है। सिमिलरली अगर आप एरोप्लेन बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए भी आपको एक प्रॉपर फैसिलिटी, जो एरिया आपको गिवन है, उसमें तमाम वर्कर्स को, मशीनरी को, इक्विपमेंट को मूव करना पड़ता है और वहाँ पर एक ही जगह पर ये प्रोडक्ट जो है फिर बनाई जाती है। ठीक है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन भी हो गई, एग्जांपल भी होगी। अब आगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज को डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस लेआउट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आपके प्रोडक्ट की मूवमेंट ना होने के बराबर होती है। ठीक है, जैसे आप शिप बना रहे हैं तो वो भी एक ही जगह पर बनाई जा रही है, एरोप्लेन भी एक ही जगह पर बनाया जा रहा है। जबकि हमने बाकी लेआउट्स में पढ़ा था कि आपको काफ़ी खर्चा करना पड़ता है इक्विपमेंट पर, मशीनरी पर, जो कि प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही होती है। इस तरह बाकी लेआउट्स में देखा था कि अगर हम गाड़ी बना रहे हैं तो वो कन्वेयर बेल्ट्स पर बनती हुई आ रही है। ठीक है, उस पर काम करने के लिए ये मशीनरी बनाई गई है जो कि एक गाड़ी पर काम करने के बाद उसको दूसरे वर्क स्टेशन या कन्वेयर बेल्ट के थ्रू किसी और वर्कर के पास मूव कर रही होती है। सिमिलरली अगर आप बिस्किट्स बना रहे हैं तो वो भी कन्वेयर बेल्ट के थ्रू एक मशीनरी के तहत जो है वो मूव हो रही है। ठीक है, तो इस पर काफ़ी खर्चा होता है, जबकि इस केस में आपको ये खर्चा नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इसमें यह है कि सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है कि जिस एरिया पे आप काम कर रहे होते हैं वो काफ़ी क्राउडेड होता है। उसमें चीज़ें रखने की स्पेस भी अक्सर औकात कम होती है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी ज़्यादा आती है उस पे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वो ये है कि इस पर काम करने के लिए आपको काफ़ी स्किल्ड रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। ठीक है, एक ऐसी मैन पावर, एक ऐसे वर्कर्स चाहिए होते हैं जो कि स्किल वाइज काफ़ी स्ट्रांग हों, उनकी एक्सपर्टीज़ अच्छी हों और उनको ढूंढना इतना आसान नहीं होता। ठीक हो गया। लास्ट डिसएडवांटेज इसका ये है क्योंकि आपको प्रोडक्ट एक जगह पर बनानी पड़ रही है और आपको वर्कर्स, मशीनरी, इक्विपमेंट को मूव करना पड़ रहा है उस जगह पर जहाँ पर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो जो वर्कर्स, इक्विपमेंट या मशीनरी आप कहीं मूव कर रहे हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, उस पर टाइम लगता है। अगर आप कहीं पे पुल यानी ब्रिज बना रहे हैं तो उसके लिए भी आपको वर्कर्स, मशीनरी, इक्विपमेंट को वहाँ पर मूव करना होगा, तो उस पर टाइम लगेगा। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ कॉम्बिनेशन लेआउट। इस लेआउट को हम हाइब्रिड लेआउट भी कहते हैं। अच्छा, इसमें वर्ड हाइब्रिड से आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे। जब भी हम किसी चीज़ को हाइब्रिड कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनी है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन लेआउट को हाइब्रिड लेआउट अगेन इसलिए कहा जाता है कि ये प्रोसेस लेआउट और प्रोडक्ट लेआउट के कॉम्बिनेशन से बनी है। ठीक है, इन दोनों लेआउट्स को हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। आप जो कंपनीज हैं या आप बात कर लें फैक्ट्री की या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की, वो किसी एक लेआउट को नहीं फॉलो करती। ठीक है, यानी या प्रोडक्ट लेआउट की होगी या प्रोसेस लेआउट की होगी, वो दोनों के कॉम्बिनेशन को इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि दोनों के अपने फ़वाइद हैं। ठीक है, और वो एक साथ इसको यूज़ करना चाह रही है ताकि वो डिफरेंट टाइप्स के और साइज़ेस के प्रोडक्ट्स बना सकें। अदरवाइज़ प्रोडक्ट लेआउट में हमने स्टडी किया था कि वो एक ही टाइप के, एक ही साइज़ के प्रोडक्ट के लिए अक्सर यूज़ की जाती है। लेकिन जब आप दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो आप बेहतर तरीके से डिफरेंट साइज़ेस के और डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स बना पाएंगे। ठीक है, इसकी अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो आपको ये एरिया जो नज़र आ रहे हैं, जो अभी मैंने हाईलाइट किए हैं, ठीक है, ये एग्जांपल हैं प्रोसेस लेआउट के। और ये जो एरियाज़ हैं ये प्रोडक्ट लेआउट के। ठीक है, अब ये सारी कटिंग मशीन्स हैं। फ़र्ज़ कर एक फैक्ट्री के अंदर ये मिलिंग मशीन्स हैं, ये लेथ मशीन है, ये ग्राइंडिंग मशीन है, ये आपके पास ड्रिलिंग मशीन है और ये शेपर मशीन है। ठीक है, सारी आप स्टील की कटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो कुछ जगहों पर आपने फ़र्ज़ कर ये मिलिंग मशीन जो है वो आपने स्टील का कोई ऊपर वाला हिस्सा काटना है, ये वाली मशीन उसके लिए यूज़ हो रही है। ये कोई निचला हिस्सा आपने काटना है उसके लिए यूज़ हो रही है। ये साइड्स की ड्रिलिंग के लिए यूज़ हो रही है। ठीक है, एक लेफ़्ट साइड की ड्रिलिंग कर रही है, एक राइट साइड की ड्रिलिंग कर रही है। ठीक है, तो आप डिफरेंट मशीन्स के कॉम्बिनेशन को या ग्रुप्स को जब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सिमिलर टास्क के लिए, तो वो प्रोसेस लेआउट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। और फिर एक सीक्वेंस में लाइन की फॉर्म में अगर आपने मशीन रखी हुई है
तो वो आपके प्लॉट लेआउट को रिप्रेजेंट कर रही है, और दोनों के कॉम्बिनेशन को जब आप यूज़ करेंगे किसी फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, तो वो कॉम्बिनेशन लेआउट को एक्सप्लेन कर रही होंगी। ठीक है, अब इसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, इस लेआउट के बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट हमारे पास ये है कि आप जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं वो आप कम टाइम में बना पाते हैं। ठीक है, इस लेआउट के थ्रू आपको ये पता लग रहा होगा कि मशीन्स या वर्कर्स इक्विपमेंट की प्लेसमेंट्स ऐसी की जाती हैं कि जहाँ पर दो रिक्वायर्ड है वहाँ पर दो रख दी गई। ठीक है, जहाँ पर एक रिक्वायर्ड है वहाँ पर एक मशीन रख दी गई या एक वर्कर को प्लेस कर दिया गया। तो आपका काम जो है वो एफिशिएंटली हर स्टेज पर, हर वर्क स्टेशन पर हो रहा होता है। यहाँ पर इनपुट हुई, यहाँ पर जो आउटपुट निकल रही है, ओवरऑल साइकिल टाइम जो है वो कम है उसका। ठीक है, प्रोडक्शन का, तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो जल्दी बन रही है। अच्छा, आपने जो मशीन्स या वर्कर्स जहाँ पर लगाए हुए हैं वो फुली यूटिलाइज हो रहे हैं। ठीक है, उनकी यूटिलाइजेशन जो है वो 100% हो रही होती है। कोई मशीन या वर्कर जो है वो फारिग या आइडल नहीं रहता। ठीक है, तमाम हर वक्त इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो उनकी यूटिलाइजेशन भी बेहतर रहती है। लास्ट हमारे पास इसके डिसएडवांटेज हैं। अब आपने क्योंकि कुछ जगहों पर प्रोसेस लेआउट फॉलो किया और उसमें हमने पहले पढ़ा था कि आपको वर्कर्स या मशीन्स का कॉम्बिनेशन या ग्रुप्स प्लेस करना पड़ते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको फिर इन्वेस्टमेंट यानी पैसे भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। ठीक है, सिमिलरली जब आप ज़्यादा मशीन्स या वर्कर्स को प्लेस कर रहे हैं जो कि सिमिलर सेट ऑफ टास्क कर रहे होते हैं, तो उस पर आपकी स्पेस भी ज़्यादा यूटिलाइज होती है। ठीक है, आपने हॉल में अगर मशीन्स ज़्यादा रख ली हैं एक टाइप का काम करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो स्पेस ज़्यादा यूटिलाइज कर रही होंगी, और स्पेस ज़्यादा यूटिलाइज करने का मतलब ये है कि वो आप वहाँ पर ख़र्चा भी फिर ज़्यादा कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन लेआउट। इसके बाद हमारे पास है सेलुलर लेआउट, या इसको हम ग्रुप टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। जब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो कहा गया था कि 4 टाइप्स ऑफ लेआउट हैं, ये क्या फिफ्थ टाइप है? तो ऐसा नहीं है। इससे पहले जो हमने 4 टाइप्स पढ़ी थी, यानी प्रोडक्ट, प्रोसेस, फिक्स पोजीशन और कॉम्बिनेशन लेआउट, वही 4 टाइप्स हैं। ये जो सेलुलर लेआउट या ग्रुप टेक्नोलॉजी है, ये सब टाइप है ऑफ कॉम्बिनेशन लेआउट। यानी इससे पहले जो हमने ये टॉपिक पढ़ा था कॉम्बिनेशन लेआउट का, उसी की एक और किस्म है ये। ठीक है, तो इसमें स्टडी करते हैं कि इसमें बताया क्या जा रहा है। इसमें होता ही है कि ऐसी टाइप ऑफ लेआउट है कि हर वर्क स्टेशन, अच्छा वर्क स्टेशन क्या होता है? वो जगह होती है जहाँ पर आप बैठ के काम करते हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं या कहीं पर सर्विसेज दे रहे होते हैं। अब फ़र्ज़ करें मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूँ, और मैं किसी ऑफिस में जाकर अपने टेबल पर बैठकर लैपटॉप को इस्तेमाल करते हुए कोई काम कर रहा हूँ या कोई फैसिलिटेशन कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वो टेबल जहाँ पर मैंने लैपटॉप रखा हुआ और काम कर रहा हूँ, वो मेरे लिए वर्क स्टेशन है। सिमिलरली फैक्ट्री के केस में, अगर मैं कहीं पर बैठ के सिलाई की मशीन पर कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो मैं जिस जगह बैठा हुआ हूँ वो सिलाई की मशीन इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे लिए वो एक वर्क स्टेशन है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि आपका जो वर्क स्टेशन है उस पर एक प्रोडक्ट बनाने की तमाम जो आपको चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो वहीं पर मौजूद होती हैं। आपको कहीं और नहीं जाना पड़ता, और आप अपने वर्क स्टेशन पर बैठे बिठाई काम करते हुए प्रोडक्ट बना पाते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ये 3 वर्क स्टेशन है। ठीक है, 3 लोग हैं और उनके पास 3 सिलाई की मशीन है। हर एक का अलग वर्क स्टेशन हो गया। ये इसी वर्क स्टेशन पर बैठते हुए सिलाई की मशीन को इस्तेमाल करते हुए, इनके पास तमाम वो टूल्स हैं, धागा भी होगा इनके पास, इनके पास आप कह लें कैंची भी होगी, ये मशीन भी है। ठीक है, और ये बैठे बैठाए यहाँ पर पूरी की पूरी प्रोडक्ट जो है बना पाते हैं। इनकी डिपेंडेंसी कहीं किसी और पर नहीं होती। इसकी एक और मिसाल ये है कि फ़र्ज़ करें कोई 3 वर्क स्टेशंस हैं। ठीक है, और तीनों पर ऐसा काम होता है कि उनको हैमर यानी हथौड़े की ज़रूरत पड़ती है। तो बजाय इसके कि ये हर एक वर्क स्टेशन से फिर वर्कर जा रहा हो किसी और रूम पर जाके, तो ये हैमर या हथौड़ा ला रहा हो, तो इनको इस टाइप ऑफ लेआउट में ये फ़ायदा दिया जाता है कि ये हथौड़े जो हैं वो हर वर्क स्टेशन पर उधर ही अंदर फिर मौजूद होते हैं। इनको कहीं जाना नहीं पड़ता एम्प्लॉयज़ को कहीं और से हथौड़ा लाने के लिए। ठीक है, इसकी अगर मैं आपको फर्दर एलैबोरेट करूँ, तो ये देखिए, अब ये वही 3 वर्क स्टेशंस हैं। हर एक वर्क स्टेशन पर जो वर्कर है उनके पास इसी वर्क स्टेशन में ही जो है अब ये हैमर मौजूद है, तो इनको कहीं और से हैमर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हर वर्क स्टेशन जो है वो इट्सेल्फ केपेबल होता है कि वो ईज़िली प्रोडक्ट बना पाए। ठीक है, आइए इसको एक और एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें हमें एक टास्क दिया गया है कि आप अपनी फैक्ट्री में ये 6 टाइप की प्रोडक्ट्स बनाएं। ठीक है, XYZ MNP, और हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि एक्स और वाई प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें एक तरह की मशीनरी और वर्कर्स चाहिए, ZMN को बनाने के लिए दूसरी टाइप की मशीनरी और वर्कर्स चाहिए, और लास्ट में P के साथ भी ये सिनेरियो है कि इसके लिए हमें अलग टाइप की मशीनरी और वर्कर्स चाहिए। ठीक है, तो अब मैं करूँगा क्या कि अपनी फैक्ट्री का अगर मेरा ये हॉल है, तो उसके अंदर ये 3 वर्क स्टेशंस जिनको हम सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये सेल 1 हो जाएगा, ये सेल 2 हो जाएगा, और ये सेल 3 हो जाएगा।
ठीक है, यानी 3 सेल्स और वी कैन से वर्क स्टेशंस मैं बना लूँगा। अब हर वर्क स्टेशन के अंदर मुझे कुछ वर्कर्स और मशीनरी भी चाहिए। अगर मैंने एक्स और वाई प्रोडक्ट बनानी है तो उसके लिए मैंने आइडेंटिफाई किया है कि मुझे 3 मशीन्स चाहिए और कुछ वर्कर्स के साथ, यानी ABC मशीन्स चाहिए। ठीक हो गया, तो मैंने ये इस सेल इस वर्क स्टेशन के अंदर प्लेस कर दी। ZMN को बनाने के लिए मुझे अगेन 3 मशीन्स चाहिए, BDE, वो मैंने यहाँ प्लेस कर दी। और P प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे ये 4 मशीन्स चाहिए, CDFG। ठीक हो गया। अब इन तीनों सेल्स में अलग अलग वो तमाम मशीन्स, वो लोग, और आप कह लें कि वो इक्विपमेंट, वो सिस्टम्स तमाम मौजूद हैं जिससे ये रेलेवेंट प्रोडक्ट्स जो है वो बन सकती हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक्स और वाई प्रोडक्ट में एक्स या वाई को बनाने के लिए इनको किसी और मशीन की या यहाँ से किसी और एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी। ये हर कमरा जो है उसमें वो तमाम इक्विपमेंट, वर्कर्स, मशीन्स मौजूद हैं जिससे ये रेलेवेंट प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। तो ये वाली यहाँ बन रही होंगी, ये वाली यहाँ बन रही होंगी, और ये वाली यहाँ बन रही होंगी। सिमिलरली अगर कोई और प्रोडक्ट भी आती है, उसके लिए अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि या तो इसी सेल या इस वर्क स्टेशन के अंदर मैंने बनाना है तो वो इसके अंदर बना लूँगा, नहीं तो मैं एक और सेल बना लूँगा, उसके अंदर वो रेलेवेंट मशीनरी रख लूँगा। ठीक है, तो हर वर्क स्टेशन, हर सेल जो है वो इटसेल्फ केपेबल होता है कि वहाँ पर वो तमाम, आप कह लें कि फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं कि जिससे आप बआसानी एक प्रोडक्ट कंप्लीट बना पाते हैं। ठीक हो गया, तो ये हो गया सेलुलर लेआउट। इसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अब देख लेते हैं। अच्छा, अब इसकी एडवांटेजेस को अगर मैं समराइज़ करूँ तो वो कुछ ऐसी होगी कि आप क्योंकि सेल की फॉर्म में काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी फैक्ट्री में ये 3 सेल्स लगे हुए हैं, उधर ही डिफरेंट वर्कर्स और मशीनरी हैं, हर सेल जो है या वर्क स्टेशन जो है वो एक अलग ही प्रोडक्ट बना रहा है। तो इस सेल के अंदर जो मशीन्स पड़ी हैं, इक्विपमेंट पड़ा है और जो वर्कर्स आपस में काम कर रहे हैं, वो वर्कर्स बेहतर तरीके से कम्युनिकेट और कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, सब कुछ बआसानी यहीं पर मौजूद होता है। तो इसकी वजह से वो काम जो वो कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने वाला, वो तेज़ रफ्तारी से कर पाते हैं, और जो प्रोडक्ट्स वो बना पाते हैं बेहतर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन की वजह से वो क्वालिटी के बना पाते हैं। ठीक हो गया। अब डिसएडवांटेजेस की समरी ये होगी कि ये टाइप ऑफ आप लेआउट कह लें कि एक्सपेंसिव पड़ता है। ठीक है, एक्सपेंसिव ऐसे पड़ता है क्योंकि इसमें डिफरेंट वर्क स्टेशन बनाए जा रहे हैं अलग अलग, उसके अंदर रेलेवेंट मशीनरी प्लेस की जा रही है, तो उसकी कॉस्ट पड़ती है। ठीक है, और जगह भी ज़्यादा घेरती है और उसकी फिर कॉस्ट ज़्यादा होती है। ठीक हो गया, तो ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होगी। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं कि क्या टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लाइन बैलेंसिंग। अच्छा, लाइन बैलेंसिंग को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि ये एक स्ट्रैटेजी है, यानी एक हिकमत अमली है जो हमें हेल्प करती है कि कितने वर्कर्स या मशीन्स हमें अपनी फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, या अगर हम सर्विस सेक्टर में कस्टमर से कोई हेल्प कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें चाहिए होंगे, कि जिससे हम कस्टमर्स की डिमांड को रेगुलर बेसिस पर मीट कर रहे हों। ठीक है, हम नहीं चाहेंगे कि फैक्ट्री अगर हमने कोई लगाई हुई है तो वहाँ पर मशीन्स या वर्कर्स जो है वो आइडल यानी फारिग बैठे हैं। ठीक है, हम चाहेंगे कि वो एक फ़्लो के अंदर काम कर रहे हों, और हम रेगुलर बेसिस पर, अगर हमने एक फैक्ट्री बनाई हुई है और वहाँ पर हमने टारगेट रखा हुआ है कि कस्टमर की डिमांड है कि रोज़ाना 100 प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस हों, तो वो फिर मशीन्स और वर्कर्स उतने असाइन हुए हों हर वर्क स्टेशन में कि आप डेली बेसिस पर उतने प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर पाएँ। आइए इसको एक सिंपल एग्जांपल की मदद से भी समझते हैं। फ़र्ज़ कर हमारी शर्ट्स बनाने की एक फैक्ट्री है और उसमें हमने 3 मशीन्स प्लेस की हुई हैं। मशीनें जो है वो कपड़े को रंग देने में हेल्प करती हैं, मशीन भी जो है वो कपड़े को काटने में, और मशीन सी सिलाई में। और ये तीनों मशीन्स एक सीक्वेंस में काम करती हैं। पहले स्टेप पे ये काम होता है, फिर सेकंड स्टेप पे ये काम होता है, और थर्ड और लास्ट स्टेप पे ये काम होता है, और आखिर में शर्ट बन जाती है। और ये सीक्वेंस जो है वो चलता रहता है। ठीक है, क्योंकि फ़र्ज़ करें अगर हमारी फैक्ट्री में हमने 100 शर्ट्स रोज़ाना की बनानी है, तो ये तीनों मशीन्स हैं वो मुसलसल काम करते रहेंगी और शर्ट्स प्रोड्यूस करेंगी। अच्छा, अब हर मशीन की एक कैपेसिटी होती है। ठीक है, कैपेसिटी से इसको अगर मैं सिंपल टर्म्स में और एक्सप्लेन करूँ तो आप कभी फ़ोटोकॉपियर शॉप पे फ़ोटोकॉपी करने कर गए हों तो वहाँ पर डिफरेंट मशीन्स पड़ी होती हैं। कोई मशीन जो है वो लेटेस्ट होती है, वो उसकी कैपेसिटी परफॉर्मेंस की अच्छी होती है, वो 1 मिनट के अंदर 50 कॉपीज़ प्रोड्यूस कर सकती है। कुछ मशीन्स पुरानी होती हैं, वो 1 मिनट के अंदर 25 या 30 कॉपीज़ प्रोड्यूस कर सकती हैं। ठीक है, तो सिमिलरली इन मशीन्स की भी कुछ कैपेसिटी है। ठीक है, अब जो मशीन ए जो है जो कपड़े को रंग देने में हेल्प करती है, वो 20 पीसेस जो है वो कपड़े के रंग कर सकती है 1 घंटे के अंदर। ठीक हो गया, ये वो 20 पीसेस हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें इस स्टेप के अंदर पहला घंटा भी गुजरा है और इस मशीन ने 20 पीसेस प्रोड्यूस कर दिए। अब ये 20 के 20 पीसेस इस वर्क स्टेशन से इस वर्क स्टेशन आ गए। ठीक है,
अब इस मशीन बी की जो कैपेसिटी है वो 10 पीसेस पर घंटे जो है ये काट सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर ये मशीन 20 प्रोड्यूस करके यहाँ पर भेज रही है और ये सिर्फ 10 को जो है वो ओवरऑल हैंडल कर सकती है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये 10 जो यहाँ पर आई थी ये अभी आइडल पड़ी हुई है, ठीक है, बेकार पड़ी हुई है पहले घंटे के अंदर। ठीक हो गया। अब इसने जो 10 प्रोड्यूस की हैं, इसने अगले घंटे में ये इस वर्क स्टेशन को मूव कर दी हैं। ठीक है। मशीन सी जो है, जो सिलाई का काम कर रही है, वो 5 पीसेस पर आवर जो है वो सिलाई कर पाती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो 10 पीसेस गए थे उसमें भी ये 5 पीसेस जो है वो यहाँ पर अभी आइडल पड़े हुए हैं। ठीक है। तो ये एग्जांपल है एक हाईली इम्बैलेंस्ड, आप कह लें कि असेंबली लाइन की। ठीक है। अच्छा, एक इम्बैलेंस असेंबली लाइन तो हमने देख ली। अब देखते हैं कि एक बैलेंस असेंबली लाइन किसी फैक्ट्री की कैसे दिखती है। तो हम लाइन बैलेंसिंग की स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कितने वर्कर्स और मशीन हमें यहाँ पर प्लेस करने हैं कि हमारी असेंबली लाइन जो है वो बेहतर हो जाए, एक सही फ्लो में चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हों, कहीं पर कोई मशीन या वर्कर जो है वो बेकार या आइडल ना बैठा हो। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, हमें एग्जैक्ट पता कैसे लगता है कि कितने वर्कर्स या मशीन चाहिए, वो हम नेक्स्ट स्टेप में देख रहे होंगे। अभी सिर्फ फ़र्क को देखते हैं। ठीक हो गया। उसी तरीके से हमारे पास ये मशीन्स के टाइप्स हैं। ठीक है। ए जो है वो कलर कर रही है, 20 पीसेस पर आवर जो है वो कलर करके इस वर्क स्टेशन पर मूव कर रही है। ठीक है। अब आपने लास्ट एग्जांपल में देखा होगा कि ये जो मशीन बी जो कटिंग कर रही है वो सिर्फ 10 पीसेस पर आवर जो है वो कट कर सकती है। ठीक है। तो लाइन बैलेंसिंग स्ट्रेटजी ने हमें बताया कि इस वर्क स्टेशन पर अगर आप इस टाइप की दो मशीन्स लगा लें, ठीक है, यानी जो 10 पीसेस पर आवर प्रोड्यूस कर रही है वो अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, तो इसका मतलब ये है कि अब ये 20 पीसेस जो है वो कटिंग कर पाएगी। तो जितने पीसेस यहाँ सर, ओवरऑल 20 पीसेस यहाँ से मूव हुए इस वर्क स्टेशन पे, तो अब 20 के 20 जो है वो केटर हो रहे हैं। ठीक है, यानी उनकी कटिंग हो रही है। ठीक है। सिमिलरली इस वर्क स्टेशन ने इस घंटे के अंदर जितने पीसेस यहाँ मूव हुए थे उनको जब केटर किया, तो इसको इस वर्क स्टेशन मूव किया। अब इस वर्क स्टेशन में अगर आपको याद हो तो एक स्विंग मशीन थी और वो 5 पीसेस पर आवर जो है वो सिलाई कर पा रही थी। तो लाइन बैलेंसिंग स्ट्रेटजी ने हमें बताया कि इस स्टेप पर अगर आप इस वर्क स्टेशन पर 4 मशीन्स लगा लें, तो हर मशीन अगर 5 पीसेस पर आवर सी रही है, तो ओवरऑल अगर मैं इसको फिर मल्टीप्लाई बाय 4 करूँगा तो वो 20 पीसेस जो है वो सी पाएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी इस स्टेज पर भी 20 पीसेस जो है वो अब सिल रहे हैं। ठीक है। तो आपके जितने पर आवर्स यहाँ सर कलरिंग हो रही है, उतने ही उनकी कटिंग भी हो रही है और उतनी ही उनकी सिलाई भी हो रही है। तो पहले घंटे के अंदर आपका फ्लो जो है वो बड़ा स्मूथ हो गया। आप इजीली 20 शर्ट्स जो है वो पहले घंटे के अंदर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है। जबकि यहाँ पर पहले घंटे के अंदर आप कितनी, सिर्फ 5 शर्ट्स प्रोड्यूस कर पा रहे थे। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात कि लाइन बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी सिर्फ आपको ये नहीं बता रही कि इस वर्क स्टेशन पर आप मशीन की तादाद बढ़ा लें तो उससे आपका फ्लो बेहतर हो जाएगा। तो इसके अलावा ऐसा सिनेरियो भी ये बताती है कि अगर आपके पास दो और मशीन्स हैं, ठीक है, इसी फ्लो के अंदर, कि यहाँ पर ये मशीन जो है वो आपके जो शर्ट्स यहाँ पर कट के आ रहे हैं उस पर लोगो लगाती है। ठीक है। यानी अगर नाइकी की शर्ट्स हैं तो उस पर ये टिक मार्क का लोगो लगाती है। और इस मशीन का काम यह है कि ये जो यहाँ पर शर्ट सिल जाते हैं उनको पैक करती है। ठीक है। तो फ्लो ऐसे ही है कि ये ए बी के पास भेज रही है, बी फिर इस मशीन के पास, और ये मशीन यहाँ पर, और आखिर में इस स्टेप के पास आ रही है। तो एट टाइम्स लाइन बैलेंसिंग स्ट्रेटजी ये देखती है कि अगर ये मशीन जो है वो बहुत कम टाइम लगाती है और इसका काम ऐसा है कि अगर कोई एक पीस भी कट के आ रहा है इसके पास, तो ये उस पर लोगो लगा सकती है। तो इस मशीन का काम जो है वो एक वर्क स्टेशन पे मूव कर लेती है, यानी इस वर्क स्टेशन पर अब मशीन बी कटिंग का भी काम कर रही है और साथ साथ जो पीस कट के आ रहा है उसको लोगो भी लगाया जा रहा है। ठीक है। तो उससे टाइम बच जाता है। सिमिलरली इस मशीन का जो टास्क है वो बजाय किसी अलग वर्क स्टेशन पे हो रहा हो, वो ये करती है कि इस मशीन को जो है वो इधर इस वर्क स्टेशन मूव कर लेती है, ताकि इन दोनों का इस घंटे का काम जो वो हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो सिल के आ रही है, तो साथ साथ पैक भी हो रही हो। ठीक है। तो इससे भी आपका ओवरऑल साइकिल जो है, फ्लो जो है वो बेहतर हो जाता है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट अब देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशंस कैसे होती हैं और किस तरह से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है लाइन बैलेंसिंग के लिए। लाइन बैलेंसिंग के लिए हमने ये 4 स्टेप्स फॉलो करना होते हैं सीक्वेंस में। पहले हमने प्रेसिडेंस डायग्राम बनाना होती है, फिर साइकिल टाइम कैलकुलेट करना होता है, फिर उसके बाद हमने वर्क स्टेशन हमें कितने रिक्वायर्ड हैं असेंबली लाइन को बैलेंस करने के लिए, वो डिटरमिन करना होता है, और आखिर में जब हमें पता लग जाता है तो फिर हम उसको बैलेंस कर लेते हैं उस असेंबली लाइन को। ठीक है। तो आइए एक एक स्टेप को अब डिटेल में देख लेते हैं। पहला हमारे पास है ड्रॉ प्रेसिडेंस डायग्राम। जी, तो ये हमारे पास प्रेसिडेंस डायग्राम है।
ठीक है। और ये डायग्राम बेसिकली इस टेबल से डिराइव की गई है। प्रेसिडेंस डायग्राम की ये एक डेफिनेशन है कि इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ वर्क इन एन असेंबली लाइन। अच्छा, अब आपकी असेंबली लाइन में एक काम जो है एक सीक्वेंस के तहत हो रहा होता है, ठीक है। इस तरह हमने से पहले देखा था कि एक स्टेप में जो है वो कपड़ों को रंग दिया जा रहा है, दूसरे में कटिंग हो रही है और तीसरे में सिलाई हो रही है, ठीक है। तो ये काम एक सीक्वेंस में होता है। अब हमने असेंबली लाइन में आपने ये देखा था कि एक केस ऐसा भी था जहाँ पर एक मशीन जो है वो एक कपड़े पर लोगो लगा रही है नाइकी का, और उसके बाद उसकी जो है वो सिलाई हो रही है, और फिर उसके बाद उसकी पैकिंग हो रही है। तो ये एक सीक्वेंस है स्टेप्स का, ठीक है, कि पैकिंग जो है उससे पहले सिलाई हो रही है, और सिलाई से पहले जो है वो लोगो लगाया जा रहा है। तो इसका आपको पता होना ज़रूरी है। एक ग्राफिकल फॉर्म में अगर आप इसको डिराइव कर लेंगे तो आपको आसानी होगी कि कौन सी मशीन क्या काम कर रही है, और कौन सी मशीन से पहले जो काम हो रहा है वो क्या काम हो रहा है। तो आप बेहतर तरीके से फिर इनको आपस में, अगर आपने कोई क्लब करना है दो मशीन्स को, तो आप कर पाएंगे, ठीक है। अब जो प्रेसिडेंस है वो प्रीडिसेसर के वर्ड से निकला हुआ है, ठीक है, और इसका ऑपोजिट सक्सेसर होता है। अब फर्ज करें मैं कहता हूँ जी 4, जो डिजिट है 4, इसका प्रीडिसेसर क्या है, ठीक है, 3 है, ठीक है, और 4 का सक्सेसर क्या है, 5। ठीक हो गया। तो ये यहीं से डिराइव हुआ हुआ है। इस टेबल को भी ज़रा एक नज़र समझ लेते हैं कि इस टेबल से हमने ये किस तरीके से डिराइव किया है। अच्छा, इस टेबल में हमारे पास 3 कॉलम्स गिवन है। पहला है टास्क का, यानी वो काम जो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम करें, तो यहाँ से हम काम करना शुरू हुए और यहाँ पर आके हमने काम ख़त्म किया। तो इसके बाद फ़र्ज़ करें अगर एक जूता बन रहा है इन स्टेप्स के बाद, तो यहाँ पर आके जूता बन जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, हर काम को, हर टास्क को करने पर आपको कुछ टाइम लग रहा है, वो रेलेवेंट टाइम जो है हर टास्क के अगेंस्ट गिवन है। तो टोटल 400 सेकेंड लग रहे हैं आपको एक जूता बनाने में, ठीक है। लास्ट कॉलम हमारे पास इमीडिएट प्रीडिसेसर का है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि सी टास्क से पहले क्या टास्क हो रहा है, क्या काम हो रहा है, डी टास्क से पहले क्या काम हो रहा है, ठीक है। इसकी मिसाल ऐसी है कि फर्ज करें एक दीवार है और उसको रंग करना है, तो पहले रंग होगा दीवार का या पहले दीवार बनेगी, ठीक है। तो पहले दीवार बनेगी, तो ये आपने पहले दीवार बनाई और उसके बाद फिर यहाँ पर रंग किया, तो रंग करने से पहले जो है आप दीवार बना रहे हैं, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। प्रेसिडेंस डायग्राम को बनाने के लिए दो शेप्स यूज़ होते हैं, ठीक है। एक ये सर्कल शेप जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, और उसके बाद एरोज यूज़ होते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये किस तरीके से बनाई गई है। अच्छा, इस टेबल में अगर फर्दर हम देखें तो इन टास्क के अगेंस्ट जो इमीडिएट प्रीडिसेसर गिवन है उसमें दो टास्क ऐसे इनके अगेंस्ट कोई प्रीडिसेसर गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई टास्क कहीं से तो शुरू होगा और उस टास्क से पहले कुछ नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो शुरुआत के जो हमारे पास टास्क हैं उनके कोई प्रीडिसेसर नहीं है, तो आपने उधर ही से इस प्रेसिडेंस डायग्राम को शुरू करना है। तो ए और बी का कोई इमीडिएट प्रीडिसेसर नहीं है, तो आपने इस तरह से सर्कल शेप में ए और बी लिख लेना है, और यहाँ से आपने अपनी प्रेसिडेंस डायग्राम जो है वो शुरू करनी है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आपको ये गिवन है कि ए जो है वो प्रीडिसेसर है सी का, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ से एरो निकाल के सी लिख देना है, ठीक है। सिमिलरली फिर यहाँ पे गिवन है कि ए और बी जो है वो डी के प्रीडिसेसर हैं, ठीक है। तो आपने डी बनाना है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर अब ए और बी जो है वो प्रीडिसेसर हैं डी के, तो ये दो एरो निकाल देने डी की तरफ, ठीक हो गया। सिमिलरली डी जो है वो ई का प्रीडिसेसर है, ठीक है। तो ई लिख लेना है और यहाँ से ये एरो बन जाना है। सो ऑन एंड सो फोर्थ जो है आप जाते जाते जो है ना वो एच तक आ जाएंगे, ठीक है। और ई एफ जी का बताया जा रहा है, जिस तरह आप यहाँ पर आप ई एफ और जी तक पहुँच गए, तो ये क्या है, प्रीडिसेसर किसका है, किस टाइप का, एच का। तो आपने एच की तरफ जो है वो ये एरोज निकाल के एच पे इसकी क्लोजिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्टेप के बाद आपका प्रोडक्ट जो है वो बन जाती है, ठीक है। यहाँ से बनना शुरू हुई और यहाँ पर आके बन रही है, और हमारे पास अब स्टेप्स हमें आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि किस तरीके से किस सीक्वेंस में फॉलो होते हुए आपकी प्रोडक्ट जो है वो बन रही है, ठीक है। तो ये था हमारे पास प्रेसिडेंस डायग्राम। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, सेकंड स्टेप में हम कैलकुलेट कर रहे हैं साइकिल टाइम को। साइकिल टाइम की ये कुछ डेफिनेशंस गिवन है, एक दो हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज इट इज द टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट द प्रोडक्शन ऑफ वन यूनिट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, या इफ वी प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट इन डिफरेंट स्टेप्स, साइकिल टाइम इज द सम ऑफ ऑल टाइम स्पेंट एट ईच स्टेशन। इस पिछले एग्जांपल में अगर हम देखें, फ़र्ज़ करें हम जूता बना रहे हैं और उसके लिए ये कुछ स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। तो इन तमाम स्टेप्स के अगेंस्ट जो टाइम लग रहा है, ठीक है, वो गिवन है। और ये जो तमाम स्टेप्स के अगेंस्ट जो टोटल टाइम लग रहा है, ठीक है, दिस इज नाउ द साइकिल टाइम, ठीक हो गया। तो ओवरऑल जो टास्क आपने किए
एक प्रोडक्ट को स्टार्ट यहाँ से किया, यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं, स्टार्ट के अगेंस्ट भी कुछ टाइम लग रहा है, बीच में स्टेप्स के अगेंस्ट भी कुछ टाइम लग रहा है, तो इन तमाम स्टेप्स का जो टोटल टाइम है वो आपका साइकिल टाइम है। एक प्रोडक्ट को स्टार्ट करने के बाद फिनिश आपने किया, उस पर टोटल कितना टाइम लगा, दैट इज़ दी साइकिल टाइम। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। आइए अब देखते हैं कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि साइकिल टाइम कैलकुलेट कैसे होगा। जी, तो एग्जांपल में हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि हमारी एक फैक्ट्री है जिसमें हम पंखे बनाते हैं, यानी फैंस बनाते हैं, और उसमें हमने कस्टमर्स की डिमांड को जब चेक किया तो ये पता लगा कि 216 यूनिट्स पंखों के हमने बनाने हैं और हमारे पास रोज़ाना 6 घंटे हमें मिलते हैं ये पंखे बनाने के लिए। ठीक है, तो साइकिल टाइम कैलकुलेट करना है, यानी 6 घंटों के अंदर हम क्या ऐसा कर रहे होंगे कि कितने सेकंड्स या मिनट्स के अंदर हमें एक पंखा बनाना पड़ेगा कि हम 6 घंटों के अंदर फिर ये 216 यूनिट्स बना रहे होंगे। ठीक हो गया। तो साइकिल टाइम का ये एक फार्मूला गिवन है, ठीक है, कि नेट प्रोडक्शन टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। तो हमारे पास नेट प्रोडक्शन टाइम क्या है, 6 घंटे। ठीक है, एक दिन में हमें 6 घंटे मिल रहे हैं, उसको आपने डिवाइड करना है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पे। ठीक है, कि कितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करने हैं। अच्छा, ये जो 6 आवर्स है, आवर्स को आपने सेकंड्स में स्विच करना है, क्योंकि इसमें आपको साइकिल टाइम कैलकुलेशन में फिर आपको हेल्प मिलेगी। आपने 6 घंटों को अगर पहले मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास मिनट्स आ जाएंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसको फिर आपने फर्दर 60 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास सेकंड्स आ जाएगा। तो आवर्स को आपने पहले मिनट्स में स्विच किया, फिर मिनट्स को आपने सेकंड्स में, आपके पास ये फर्दर ये सेकंड्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो आपके पास कैलकुलेशन आ रही होगी, और इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास आ रहा होगा साइकिल टाइम 100 सेकंड्स का, यानी आप हर यूनिट 100 सेकंड के बाद प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो आप 6 घंटों के अंदर जो है वो 216 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ठीक हो गया, ये तो एक नई फैक्ट्री की एग्जांपल थी। आपको ऐसा भी कहा जाता है कि आप की एक फैक्ट्री है जो कि ऑलरेडी काम कर रही है, और वो 216 यूनिट जो है वो 6 घंटे के अंदर बना रही है, तो आप बताएं कि साइकिल टाइम क्या चल रहा है। ठीक है, तो उस केस में भी यही कैलकुलेशन फॉलो हो रही होगी। ठीक है, तो साइकिल टाइम आपको सिंपली ये बताती है कि आपने स्टार्ट से लेकर फिनिश तक एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना टाइम लगाया है। ठीक हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। जी, तो नेक्स्ट स्टेप में हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमें कितने वर्क स्टेशंस चाहिए, और वर्क स्टेशंस को आइडेंटिफाई करने का फार्मूला ये है कि हमने डिवाइड करना होगा टोटल टास्क टाइम को बाय साइकिल टाइम। ठीक हो गया। अब टोटल टास्क टाइम अगर आपको याद हो तो हमारा क्या था, हमने इस टेबल में देखा था कि हमारा टोटल जो टास्क टाइम है वो है 400 सेकेंड्स। ठीक है, हर टास्क को करने का एक रेलेवेंट टाइम था, और टोटल टास्क टाइम जो है हमारे पास इन सब का सम जो है वो 400 सेकेंड्स था। तो ये 400 सेकेंड्स वहीं से लिया गया है। ठीक है, और साइकिल टाइम अगर आपको याद हो पिछले स्टेप में हमने कैलकुलेशन की थी कि हमारी एक फैक्ट्री है जिसमें हमने 216 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं 6 आवर्स की शिफ्ट में, तो उसके अगेंस्ट हमारे पास साइकिल टाइम क्या आया था, 100 सेकेंड्स। तो आपने टोटल टास्क टाइम को डिवाइड कर देना साइकिल टाइम पे, तो ये करने पर आपके पास 400 सेकेंड्स को जब आप 100 सेकेंड्स पे डिवाइड कर रहे होंगे तो आपके पास 4 स्टेशन आ रहा होगा। ठीक है, तो हमें 4 स्टेशंस चाहिए होंगे अगर हम चाहें कि हम हर यूनिट को 100 सेकेंड्स के बाद प्रोड्यूस करें। ठीक हो गया, तो ये स्टेप भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि बैलेंसिंग किस तरह से हो रही होगी। जी, तो लास्ट स्टेप में हम अपने तमाम वर्क स्टेशंस को बैलेंस कर रहे होंगे, और ये किस तरह से बैलेंस कर रहे होंगे, हम उन्हीं वैल्यूज़ के अगेंस्ट कर रहे होंगे जो कि हमने से पहले ड्राइव किए हैं। ठीक है, पहले हमने ड्राइव किया था कि टोटल हमें कितने वर्क स्टेशंस चाहिए, तो हमारे पास रिजल्ट आया था 4। ठीक है, और साइकिल टाइम हमने जब कैलकुलेट किया था वो आया था 100 सेकेंड्स। ठीक है, तो हर 100 सेकेंड्स के बाद हमने एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी है, तो एट द एंड ऑफ द डे हम 216 प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर पाएंगे अगर हमारे पास 6 घंटे का टोटल टाइम होता है एक दिन में। ठीक हो गया, तो आपके पास ये डाटा टेबल अगर आपको याद हो ऑलरेडी गिवन था, जहाँ पर हमने बैलेंसिंग अभी नहीं की हुई थी। ठीक हो गया, अब हमने जब बैलेंसिंग की इन्हीं स्टैट्स को यूज़ करते हुए, तो हमारे पास ये बैलेंस जो है हमारे पास एक असेंबली लाइन आई। आपके पास ये 4 वर्क स्टेशन आपको दिख रहे हैं हमारे पास आ गए हुए। ठीक है, और हमने 100 सेकेंड के थ्रेश होल्ड को, जो हमारे पास साइकिल टाइम था, उसी को देखते हुए बैलेंसिंग की है। ठीक है, कुछ स्टेप्स अगर आपको याद हो, ये टास्क हैं, उनको हमने क्लब कर दिया, इस तरह सी और बी को क्लब कर दिया इनको वर्क स्टेशन नंबर 2 में। इसी तरीके से वर्क स्टेशन नंबर 3 में ये 3 हमारे पास टास्क थे, उनको क्लब कर दिए। लेकिन अगर आप इनको ओवरऑल क्यूमुलेटिव इनका टाइम देखें तो वो 100 सेकेंड्स को जो है वो एक्सीड नहीं कर रहा होगा। ठीक है, बाज़ औक़ात आपके पास बहुत हल्का फुल्का ऊपर नीचे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ये
टोटली मैच कर रहा हो, लेकिन आपने कोशिश ये करनी होती है कि आपका जो साइकिल टाइम आया है आप अपने वर्क स्टेशन के टाइम को बिल्कुल उसके साथ करीब करीब मैच कर रहे हो, तो आपके पास एक बैलेंस जो है वो वर्क स्टेशंस की ओवरऑल असेंबली लाइन बन रही होगी। ठीक है, ये एक फर्दर पिक्टोरियल व्यू है इसका। आपके पास चारों वर्क स्टेशन आ रहे हैं कि आपके पास टास्क या आए प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल लाया, पहले इस वर्क स्टेशन ने अपना टास्क एग्जीक्यूट किया, ठीक है, फिर उसके बाद इस वर्क स्टेशन के पास टास्क है उन्होंने एग्जीक्यूट किया, फिर इस वर्क स्टेशन के पास और फिर इस वर्क स्टेशन के पास, और आपके पास यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो गई। ठीक हो गया। तो ये था जी हमारा आज का ये टॉपिक। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। आपको अगर ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके साथ फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।